Hello, welcome to today's session. In today's session, we are going to study about some poetic device like rhyme and figure of speech. Firstly, we are studying about rhyme. What is rhyme? Rhyme is repetition of stressed vowel sound and all remaining sound in a word. Means किसी भी word में किसी vowel के या किसी और sound के बार बार रिपीटेशन को राइम कहते हैं. राइम हमारा पोएम में या फिर हमारे सॉन्ग्स में क्यों यूज़ होता है? ये बेसिकली यूज़ होता है म्यूज़िकल इफ़ेक्ट लाने के लिए, हमारे पोएम में उसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. तो अगर हम लोग राइम का एक अच्छा सा एग्जांपल देखें तो वो हो जाएगा हमारा गेनिंग एंड स्ट्रेनिंग. अगर हम लोग इन वर्ड्स की बात करें तो ये दोनों वर्ड्स जो हमारे हैं ये हमारे साथ में राइम तो क्रिएट कर रहे हैं, बट इसमें अगर हम लोग देखें इनिशियल जो वर्ड है जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो गेनिंग एंड स्ट्रेनिंग दो डिफरेंट कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है. बट इनके बीच में जो हमारा स्ट्रेच वॉवेल है इन, जो हमारा इन साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बीच में इन दोनों वर्ड्स के, वो हमारा सेम है, आइडेंटिकल है. इस वजह से ये दोनों राइम प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब अगर हम लोग बात करें कि राइम बेसिकली कितने टाइप का होता है, तो ये बेसिकली हमारा 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन एंड राइम, सेकंड वन इंटरनल राइम, थर्ड वन अप्रॉक्सीमेट राइम. इन राइम की बात करें तो ये हमारे राइम, जब भी कोई राइम हमारे लाइन के एंड में होंगे तो हमारे एंड राइम होंगे. ये हमें मैक्सिमम पोएम्स में हमें इन राइम देखने को मिलता है. ये लाइन के लास्ट में, 2 लाइन के लास्ट में 2 वर्ड्स होते हैं, वो दोनों हमारे साथ में इन राइम प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे इन राइम कहते हैं. जैसे यहाँ पे स्टार लाइट, स्टार ब्राइट, हमारी 2 डिफरेंट लाइन है, लेकिन यहाँ लाइट और ब्राइट ये दोनों हमारे राइम्स हो जाएंगे. ये दोनों मिलके हमारे राइम्स हो जाएंगे, तो हमारे ये इन राइम का एग्जांपल है. अब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड टाइप अगर राइम की देखें तो वो हो जाएगी इंटरनल राइम. तो वो ऐसे राइम्स जो लाइन के बीच में मिलते हैं, इन द मिडिल ऑफ राइम, इसे मिडिल राइम के नाम से भी जानते हैं, तो उसे हम लोग इंटरनल राइम कहेंगे. इसका एग्जांपल है आई ड्रोव माई सेल्फ टू द लेक एंड डोव इन टू द वाटर. यहाँ पे ये जो 2 वर्ड है ड्रोव एंड डोव, ये दोनों हमारा मिलकर राइम प्रोड्यूस कर रहा है. और यहाँ पे देखें तो ये क्योंकि लाइन के बीच में है, इस वजह से ये मिडिल राइम या फिर इंटरनल राइम का एग्जांपल है. थर्ड अगर हम लोग बात करें राइम, तो थर्ड हमारी जो टाइप होती है राइम की वो होती है अप्रॉक्सीमेट राइम. अप्रॉक्सीमेट राइम का मतलब होता है कि कभी साउंड का रिपीटेशन तो हो हमारा, लेकिन वो कोई एग्जैक्ट ना हो, इनएग्जैक्ट हो. जैसे हमारा कैट एंड शैड, ये हमारे 2 डिफरेंट वर्ड हैं. यहाँ पे कैट और शैड ये दोनों हमारा यहाँ पे ए साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे कोई एग्जैक्ट या परफेक्ट राइम नहीं क्रिएट हो रहा है, तो ये इनपरफेक्ट का एग्जांपल है. अगर इसका एक और एग्जांपल देखें, नाउ, नो, ये हमारे दोनों वर्ड्स ओ साउंड की वजह से हमारा जो है राइम क्रिएट कर रहे हैं, बट ये परफेक्ट नहीं है. अप्रॉक्सीमेट राइम को हम लोग स्लैट राइम, हाफ राइम या फिर इनपरफेक्ट राइम के नाम से भी जानते हैं. सेकेंड पोएटिक डिवाइस का जो हम लोग आज जिसका डिस्कशन करने जा रहे हैं वो फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और तो इसमें देखें तो वैसे तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे पोएम्स में, सॉन्ग्स में, बट हम लोग यहाँ पे बेसिकली 11 फिगर ऑफ स्पीचेस की बात करेंगे. तो फर्स्ट वन जो हमारा है वो सिमिली की बात करें तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है सिमिलर, तो ये किसी 2 चीज़ के कंपैरिजन में यूज़ होता है, बट ये कंपैरिजन होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन. और यहाँ इसको पहचानने का तरीका, इसमें हमेशा लाइक या फिर एज वर्ड का यूज़ होता है. जहाँ हमारी सिमिली आएगी वहाँ पे लाइक या एज का यूज़ होगा. यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्यों है? क्योंकि हम लोग किसी को बता नहीं देते. जैसे हम कहते नहीं है कि ये चाँद ही है, उसका चेहरा चाँद ही है, तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट. लेकिन हम लोग कहें उसका चेहरा चाँद जैसा है, तो ये हमारा जैसा यहाँ पे यूज़ हो रहा है. हमारा सिमिली का एग्जांपल है. हम लोग डायरेक्ट उसे चाँद नहीं कहे, बल्कि उसे इनडायरेक्टली हम लोगों ने कहा हर फेस इज़ लाइक मून, तो यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है. तो यहाँ पे ही हमारा सिमिली का यूज़ हुआ है. इस सिमिली को पहचानने का तरीका इसमें लाइक या एज वर्ड यूज़ होता है. इसका एक एग्जाम्पल है ही रन लाइक ए टॉर्टोइज, वो केचुए की तरह दौड़ता है. सेकेंड वन इज़ मेटाफर की अगर हम लोग मेटाफर की बात करें तो इस फिगर ऑफ स्पीच में ये भी कंपैरिजन ही है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है. यहाँ हम लोग कहेंगे हर फेस इज़ मून, यहाँ हम लोग उसे
चांद की तरह नहीं बल्कि चांद ही कह देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा मेटाफर का एग्जाम्पल। इसमें अगर हम लोग फर्स्ट वाले जो सिमली का एग्जाम्पल था, ही रन लाइक ए टॉर्टोइज, अगर हम लोग उसी से इसका एग्जाम्पल निकालना चाहें, ही वॉज ए टॉर्टोइज। अगर वो उसे टॉर्टोइज कह रहा है, इसका मतलब कि वो उसकी चाल से, क्योंकि टॉर्टोइज अपने चाल के लिए फेमस, मतलब उसकी चाल के लिए ही कह रहा है कि वो धीरे चलता है। लेकिन यहाँ पे कहने का तरीका एक में बता दिया कि टॉर्टोइज की तरह है, दूसरे में टॉर्टोइज ही है। तो यही है इसमें डिफरेंस। इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है मेटाफर में, जबकि सिमली में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, उसमें लाइक और एश का यूज़ होता है। अब थर्ड फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम लोग बात करें तो वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसे इसके नाम से ही लग रहा है कि किसी पर्सन का मानवीयकरण, इसको हिंदी में इस अलंकार को कहते हैं। इसमें होता है कि पुटिंग द क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ ऑफ ए लिविंग थिंग्स, हम लोग किसी लिविंग थिंग्स की जो क्वालिटीज़ या एबिलिटीज़ होती हैं उसे नॉन लिविंग थिंग्स में डाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, दी फायर शॉलोड दी होल फॉरेस्ट। शॉलोड वर्ड का मतलब होता है कि निगलना। यहाँ पे है फायर शॉलोड दी होल फॉरेस्ट, आग ने पूरे जंगल को निगल लिया, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आग निगल ले। निगलना तो लिविंग थिंग्स का वो होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। इस वजह से यहाँ पे ये मानवीकरण का यूज़ हुआ है, मीन्स पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। अब सेकंड वन की हम बात करें तो द स्टार वेयर प्लेड हाइड एंड सीक विद क्लाउड। जो तारे हैं वो हमारे क्लाउड्स के साथ हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखें तो हाइड एंड सीक तो इंसान खेलते हैं, इस वजह से यहाँ पे स्टार और क्लाउड्स में पर्सोनिफिकेशन, उसको शो करने के लिए पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। अब फोर्थ वन जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच आ जाएगा वो हो जाएगा हाइपरबोला। जैसे कि हमें हाइपर वर्ड से ही पता चलता है, हाइपर वर्ड की मीनिंग होती है एक्सेस, किसी चीज़ का बढ़ जाना। तो हाइपरबोला हो जाएगा हमारा अतिशयोक्ति से हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे किसी चीज़ को जब हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो उसे वहाँ पे हाइपरबोला फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है। जैसे ही वो सो टायर्ड दैट ही कुड स्लिप फॉर ईयर्स, वो इतना ज़्यादा थका हुआ है कि वो सालों तक सो सकता है। ऐसा परंतु कोई कितना भी थक जाए वो हमेशा कभी सालों तक नहीं सो सकता, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है हाइपरबोला। ठीक है, बढ़ा कर बात कही गई है। इसका एक और एग्जांपल देखें तो है आई हैव टोल्ड यू मिलियंस टाइम, मैंने तुम्हें मिलियंस बार बोला। अगर मैं किसी को बहुत ज़्यादा बोलूँगी, 10 बार 15 बार किसी चीज़ के लिए बोलूँगी, या मिनिमम 100 बार बोल दूँगी, पर मिलियंस टाइम बोलना कोई बात इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी हाइपरबोला फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। जो फिफ्थ वन हमारी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी वो हो जाएगी रिपीटेशन। रिपीटेशन वहाँ पर यूज़ होता है जब हम लोग किसी वर्ड के किसी पार्ट का या फिर पूरे वर्ड का या पूरे फेजेस मतलब पूरे किसी लाइन का या थोड़ी 2 वर्ड 3 वर्ड मिला के हमारे फेजेस बनते हैं, उनका रिपीटेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे हम लोग रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। जैसे थॉट अवे, जैसे थॉट थ्रो अवे थॉट अवे। तो यहाँ पे हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है वो हमारा रिपीटेशन यूज़ हो रहा है। सिक्स्थ हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब जब हम लोग किसी चीज़ को, ऐसी चीज़ का किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन करना जो मैंने देखा है, जिसके बारे में मैंने सुना है, जिसको मैंने टच किया है, स्मेल किया, जिसको मैंने फील किया है, इन शॉर्ट उस चीज़ का जब हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसे इमेजनरी कहते हैं। जैसे क्लियर ब्यूटीफुल स्काई, मैं स्काई का यहाँ डिस्क्रिप्शन करूँ तो ये हो जाएगा। हम किसी नेचर का डिस्क्रिप्शन करते हैं, हम लोग किसी प्लेस पे गए हुए हैं तो किसी के घर का, किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन करना वो हमारा इमेजनरी में हो जाएगा। अब 7th हमारा फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में अगर बात करें तो स्पीचेस इन विच, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे 2 वर्ड्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोधास्पद, एक दूसरे का विरोध करें। है एक सेम ही लाइन में दोनों वर्ड्स, बट एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होने चाहिए। जैसे ही वॉज फाउंड मिसिंग, उसे पाया गया मिसिंग। फाउंड मिस होता है पाना, मिसिंग मतलब होता है खोना, दोनों अपोजिट वर्ड हैं, बट यहाँ पे फाउंड मिसिंग मीन्स उसे खोया हुआ पाया गया। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स जो फाउंड और मिसिंग है ये एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। इसका एक और एग्जाम्पल है, इसका और एग्जाम्पल हम लोग ले तो जैसे नेचुरल एक्टिंग। अगर कोई चीज़ नेचुरल है तो वो एक्टिंग कैसे हो सकती है, लेकिन हम लोग नेचुरल एक्टिंग वर्ड यूज़ करते हैं। ओरिजिनल कॉपी, इट्स
इट इज़ ओरिजिनल कॉपी। तो यहाँ ओरिजिनल और कॉपी दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं बट यूज़ होते हैं। प्रेटी अगली, सी इज़ प्रेटी अगली। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम लोग अगर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे आएँ तो वो हमारा है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में भी ये भी थोड़ा थोड़ा हमारा ऑक्सीमोरन से मिलता हुआ है, लेकिन ऑक्सीमोरन में हम लोग किसी वर्ड्स दो अपोजिट वर्ड यूज़ करते हैं अगर किसी सेंटेंस में, तो वहाँ हमारा ऑक्सीमोरन यूज़ होता है। लेकिन पैराडॉक्स वहाँ यूज़ होता है जहाँ टू डिफरेंट आइडियाज़ या फिर टू डिफरेंट स्टेटमेंट जो एक दूसरे के अपोजिट हैं वो यूज़ होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है वाटर, वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी है चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन पीने को एक बूंद नहीं है। ये दोनों जो हमारे स्टेटमेंट हैं, ये जो दोनों आइडिया हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं बट यूज़ हुए हैं। और इसी तरह है डोंट गो टू दी वाटर अंटिल यू हैव लर्न टू स्विम। तब तक पानी में मत जाना जब तक तुम तैरना ना सीख जाना। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बिकॉज कोई भी इंसान जब तक पानी में नहीं जाएगा तब तक वो तैरना सीख ही नहीं सकता। इस वजह से यहाँ भी पैराडॉक्स का है। आई होप कि पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरस में डिफरेंस समझ में आ गए। वहाँ वर्ड्स, ऑक्सीमोरस में वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जबकि पैराडॉक्स में आइडिया या पूरे सेंटेंस ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब अगर हम लोग 9th फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो वह है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इसमें जो है किसी सीरीज ऑफ वर्ड्स जिसके इनिशियल लेटर, इनिशियल जो कॉन्सोनेंट हो वो सेम हो, उनका रिपीटेशन हो। जैसे कि हमारा यहाँ पे है ही इज़ सेलिंग द शेल बाय द सी शोर। यहाँ पे हम लोग देखें इस सेंटेंस में, इस एग्जांपल में हमारे, तो जो सेलिंग और शेल इन दोनों में जो इनिशियल वो है शेलिंग शी, उसी तरह शेल शी, दोनों में जो इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग का जो कॉन्सोनेंट है वो साउंड हमारा दोनों में सेम है। इसी तरह यहाँ सी शोर यहाँ भी सेम है, इस वजह से यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल देखें तो वो है द जेंटलमैन जम्प्ड इन जुबलिएशन। जो जेंटलमैन है जुबलिएशन में जंप कर रहा है। यहाँ पे जंप और जुबलिएशन इन दोनों का इनिशियल जो साउंड है वो हमारा सेम है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, वो है पन। जो हमारा अगला 10th फिगर ऑफ स्पीच है वो है पन। इसमें होता है ये हमारे हार्मोनस प्ले, और ये हमारे कई जब हम लोग वर्ड्स का यूज़ इस तरह से करते हैं कि उनके कई मल्टीपल मीनिंग्स निकलते हैं। एक ही सेंटेंस में हम लोग वर्ड्स का यूज़ किए हैं और वहाँ पे कई मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं, तो वहाँ पे पन का यूज़ होता है। जैसे दी हॉर्स इज़ अ स्टेबल एनिमल। अब यहाँ पे स्टेबल वर्ड का अगर हम लोग स्टेबल वर्ड की बात करें तो यहाँ पे हम इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। पहला तो स्टेबल जो होता है वो घोड़ों के रहने की जगह होती है, और दूसरा हम लोग स्टेबल की बात करें तो वो कांस्टेंट एनिमल है, मीन्स शांत एनिमल है, मतलब ज़्यादा उधम ना करने वाला इस टाइप का। तो यहाँ कांस्टेंट के लिए एक यूज़ होता है, ज़्यादा देर तक किसी चीज़ में टिके रहना। तो यहाँ पे हॉर्स को हम लोग, हॉर्स इज़ ए स्टेबल एनिमल, हम लोग यहाँ पे दो तरीके से, एक स्टेबल उसके रहने की जगह है, दूसरा स्टेबल वो कांस्टेंट वाला हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आई कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क। मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ होमवर्क हमारा दो चीज़ों से यूज़ हो सकता है। एक हमारा स्कूल में मिलने वाला वर्क और उसे भी हम लोग होमवर्क कहते हैं, और एक हमारा घर के सारी काम। तो ये इस तरह यहाँ पे भी होमवर्क वर्ड हमारा दो डिफरेंट मीनिंग होता है। इसका जो मेनली जो यूज़ होता है ये फिगर ऑफ स्पीच, वो जो भी हमारे रीडर होते हैं उनको सोचने पर मजबूर करने के लिए यूज़ होता है, कि वो कंफ्यूज करने के लिए यूज़ होता है ये फिगर ऑफ स्पीच। अब 11th एंड लास्ट फिगर ऑफ स्पीच पे आए तो वो है इफोर्मिज्म। अगर इस फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक ऐसा इट इज़ अ वे ऑफ स्पीकिंग अनप्लीजेंट थिंग इन ए प्लीजेंट मैनर। मतलब हम लोग कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो दूसरे को अच्छी ना लगने की चांसेस हो, पर हम लोग उसे इस तरीके से कह रहे हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। मीन्स हम लोग कह रहे हैं बुरी बात लेकिन उसे अच्छे तरीके से कह रहे हैं। अनप्लीजेंट थिंग को प्लीजेंट मैनर में कह रहे हैं। जैसे डोंट टेल मी ए फेयरली टेल, मुझे परियों की कहानी मत सुनाओ। जब कोई हमें किसी बात को लेकर के कंफ्यूज करने के लिए कोई कहानी सुनाने लगता है तो हम लोग उस टाइम पे यूज़ कर देते हैं कि मुझे डाइवर्ट ना करो या फिर बात ना बदलो। अगर हम लोग इस तरह कहें तो ये अनप्लीजेंट मैनर हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग कह दें कि डोंट टेल मी ए फेयरली टेल्स, मीन्स हमें परियों की कहानी ना सुनाओ, तो हम लोग अपनी बात भी कह देंगे और वो ज़्यादा अनप्लीजेंट भी नहीं लग रही है। और ही इज़ इन बिटवीन जॉब्स,
इसका सेकंड एग्जाम्पल है। मीन्स हम लोग कहना चाह रहे हैं कि अभी तक उसे जॉब नहीं मिली, वो जॉब के सर्च में है, या फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हम लोग यही कहते कि ही इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये थोड़ा अनप्लीजेंट वे हो जाता है। लेकिन हम लोग यही कह देंगे ही इज़ इन बिटवीन जॉब, तो हमारा प्लीजेंट वे हो जाएगा। तो इसी तरह आज हम लोग 11 फिगर ऑफ स्पीसीज़ का डिस्कशन किए हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके या फिर कमेंट करके डाउट को पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।